ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुझे ही देखना है आपको। चलिए, गुड टू स्टार्ट करते हैं। निखिल जी, आप ही बोलेंगे, मुझे ही देख के बोलेंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी दर्द झगड़ा कहीं नहीं देखना, आपको यही देखना है। ठीक है? क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन का आंसर इजीली बोल देंगे। कोई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ समझाने की जरूरत है। मैं देखते हैं 2-3 क्वेश्चन तक कितना नोट कर पाते हैं। ठीक है? कृपया अपना परिचय दें और 23 अगस्त से पहले आपका जीवन कैसा था? सर 23 अगस्त से पहले तो मैं बेटर था, अच्छा खासा चलता फिरता इंसान था। पहले की लाइफ भी इजी लगती थी। अब ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मुझे ज़मीन पे भी चलना होता है तो मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं वहाँ तक चला जाऊँगा और वापसी कैसे आऊँगा। तो ये बहुत सी चीज़ें बदल चुकी है पहले से लाइफ, मतलब ये है, बहुत सी मुश्किल हो चुकी है। पर मैं धीरे धीरे फेस कर रहा हूँ खुद को। डेली 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 कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ अपने आप से, खुद से। नहीं, गलत। देखो, 23 अगस्त से पहले आपका जीवन कैसा था? कृपया अपना परिचय दें। तो पहले तो था कि मेरा नाम निखिल भारद्वाज। निखिल भारद्वाज है और मैं कितने साल अब मैं 25 का हो जाऊँगा। 25 साल का हूँ और मैं एक किस चीज़ के स्टूडेंट हूँ? वो तो मेरी कंप्लीट हो गई थी सर। हाँ, फिर भी बताओ तो। 12th कंप्लीट हो गई थी। 12th कंप्लीट हो गई थी। 12 कंप्लीट हो चुकी है मेरी। और घर में मम्मी पापा सिस्टर है, मैं अकेला इकलौता लड़का हूँ उनका। हाँ, इकलौता हूँ घर वालों का। 23 अगस्त से पहले जब ये घटना हुई, उससे पहले मेरे दोनों पैर हाथ थे। कॉलेज, स्कूल जाना, स्कूल आना, स्कूल मैं जॉब करने लग गया था सर। जॉब करने लगे थे। कहाँ जॉब जॉब से आते आते एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से? जो झिलमिल कॉलोनी है ना, झिलमिल, जिलमी कॉलोनी है। वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है। हाँ, वहाँ पे मैं टेंडर बेस पे था। दिल्ली जल बोर्ड पे। टेंडर बेस पे तो उसमें क्या काम करते? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। तो दिल्ली जल बोर्ड का ऐसा थोड़ी ना यूनिफॉर्म कुछ भी होगा, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा रहने थे। हम्म। और पार्ट टाइम में रैपिडो भी चलाता था, जो बाइक होती है ना, रैपिडो, रैपिडो से आते आते हुआ है मेरे साथ। हाँ, पार्ट टाइम रिव्यू तो फिर कैसे उसका कुछ हेलमेट वगैरह या कुछ रैपिडो टाइप का कुछ है, ऐसा कुछ? अब नहीं है। हेलमेट तो देते ही नहीं, बहुत कम देते नहीं, हैं। उसके चार्ज करते हैं। ड्रेस भी नहीं, वो उसके चार्ज देने पड़ते। तो मैंने पार्ट टाइम चलाता था, कभी आज चला लिया, कभी 15 दिन में चला लिया। ड्रेस 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 नहीं है। ओके। ठीक है, तो हमको ये ऐसे बताना है कि 23 अगस्त से पहले जब मैं एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से पहले मैं बिल्कुल खुश था, काम कर रहा था, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। दोनों पैर थे मेरे पास, हाथ भी था, मैं काम करता था और
मैं मोहताज हो गया हूँ। आज मैं जब बेसिक यूज़र बन चुका हूँ। हाँ, हाँ, तो समझो पहले। पहले तो वो पूछ रहे हैं कि आपका इंट्रोडक्शन दो और अच्छे से इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में और क्या-क्या हो सकता है, वो दो। जैसे कि नाम हो गया, एज हो गया और मैं काम करता था। एक घर की ज़िम्मेदारी में मतलब घर में कौन-कौन है वो था। बताओ पापा मेरे रैपिडो चलाते बोल रहे थे कि वो चला के घर सँभाल रहे थे। मैं भी हाथ बटाने लग गया था, घर का हेल्प करने लग गया था। और 23 अगस्त से पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। दोनों पैर, दोनों हाथ थे। कभी भी बाहर निकल जाना, रैपिडो चलाने निकल जाना। आज अंग नहीं होना, आज 23 अगस्त के बाद सब कुछ बदल चुका है। तो उस तरीके से आपको बताना 23 अगस्त से पहले, आज से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? जब पैर थे तो ज़िंदगी कैसी थी? वो पूछ रहे हैं कि 23 अगस्त यानी 23 अगस्त एक्सीडेंट हुआ, प्रॉब्लम आ गई, उससे पहले पैर थे, हाथ थे, तो ज़िंदगी कैसी थी? वो बताना है। तो आप क्या-क्या बता सकते हैं, वो मुझे आइडिया दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिर से पूछूँगा, सामने मुझे देखेंगे और बोलेंगे। कृपया अपना परिचय दें। 23 अगस्त से पहले आपका जीवन कैसा था? मेरा नाम है निखिल भारद्वाज और मैं पहले बहुत अच्छा था। हर जगह आराम से आया जाया करता था और घर का इकलौता लड़का मैं ही था। मेरे घर में 4 ही लोग हैं, मम्मी पापा मैं मेरी सिस्टर। और सिस्टर तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही है। मैं अकेला ही कमाने धमाने वाला था, मैं घर की जिम्मेदारी उठाता था, सब कुछ करता था। पहले जो मेरे बॉडी का पार्ट्स था, दोनों पैर, एक हाथ, सब कुछ था। मैं आराम से कहीं भी जा सकता था। जैसे एक इंसान का मन करता है घूमने फिरने का, अपने मन से सब कुछ खुद पे डिपेंड रहता है। अब मैं लोगों के ऊपर, अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हूँ। कहते हैं ना, एक इंसान का अगर बॉडी का एक पार्ट में अगर सुई चुभ जाए तो उसको कितना पेन होता है। मेरे तो दोनों पैर और एक हाथ चले गए ट्रेन एक्सीडेंट में। वो भी हुआ इस वजह से था कि मैं रैपिडो चलाता था। उसी दौरान 3 लड़कों ने मेरे साथ ये घटना घटी। आप दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे, रात में डिलीवरी का काम भी करते थे, रेलवे का। आप 2-2 नौकरियाँ क्यों कर रहे थे? पता नहीं सर, रैपिडो मैं इसलिए चलाता था पार्ट टाइम कि जो छोटे मोटे घर के खर्चे होते हैं तो फैमिली से तो मांगे नहीं जाते कि मैं खुद ही उठा सकूँ। पेट्रोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, और तो मैं इतना हो गया था स्टेबल कि मैं खुद ही अपना खर्चा उठा सकूँ। और एक उम्र हो जाती है कि अपने पापा से नज़रें नहीं मिला पाता इंसान की, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। उस चीज़ के लिए मुझे करना पड़ता था। जल बोर्ड की जो ड्यूटी थी वो 5 बजे तक ही ख़त्म हो जाती है। मतलब दिल्ली में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो 5 बजे तक बंद हो जाते हैं। उसके बाद मैं रैपिडो चलाता था। उसी दौरान मेरे साथ ये घटना हुई। विवेक विहार में जलमी कॉलोनी के पीछे पड़ता है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे। कौन से सपने या ज़िम्मेदारियाँ आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी? सबसे पहले तो सर ये थी कि एक तो मैं घर का लौटा हूँ, ऊपर से मेरी बहन है, उसकी शादी करनी है। तो मैं चाहता था अपने पापा का हाथ बटाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहे। जैसे होता है रिश्तेदारों से कुछ मांग लिया, तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा बहुत था कि मैं खुद ही करना चाहता हूँ अपनी बहन की शादी। हमले से पहले आपके जीवन का एक सामान्य दिन कैसा होता था? नॉर्मली होता था सर, जैसे खुद ही नहाना धोना, अपना फटाफट तैयार हो जाते थे। अब जो इस टाइम में मैं इस चीज़ में मैं वो गुजर रहा हूँ, तो अब मम्मी से बोलना पड़ता है, मम्मी के साथ मम्मी हेल्प करती हैं। तो पहले से ज़्यादा बहुत लाइफ बदल चुकी है। पहले फास्ट था सब कुछ, अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे करता हूँ।
और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ खुद से, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मम्मी पापा भी ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ मैं खुद ही अपने ऊपर डिपेंड हो जाऊँ जल्दी जल्दी से जल्दी। मेरे हिसाब से निखिल आंसर और अच्छा हो सकता था। देखो कुछ आंसर मैं समझाता हूँ। कौन सी सपने जिम्मेदारियां आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी? हम घर में 4 लोग हैं और चारों की जिम्मेदारियां पापा के ऊपर हैं। पापा भी रैपिडो चलाते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी का काम बोलिए, रैपिडो मत बोलिए, डिलीवरी का काम करते हैं। और मैं जब उनको डिलीवरी का काम करते देखता था अच्छा नहीं लगता मुझे। क्योंकि पापा का एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो ठीक से वो चल नहीं पाते। तो मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ ली। मैं जल बोर्ड में 5 बजे तक काम भी करने लग गया एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, और वहाँ से फिर निकलने के बाद रैपिडो भी चलाने लग गया, ताकि मैं पापा को थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ, वो ज़्यादा लोड नहीं ले कि ये सब कुछ मुझे ही संभालना है। हाँ। तो इस वजह से मैं चाहता था कि घर की जिम्मेदारियाँ उठाऊँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता था। मैं 2 जॉब करता था, रैपिडो भी चलाना और जल बोर्ड भी करना। मेरा सामान्य दिन बहुत अच्छा हुआ करता था। जल बोर्ड में नौकरी और उसके बाद बाइक लेके रैपिडो चलाना, सुबह उठना और जब यहाँ से निकलता था तो तब कोई राइड ले लिया, और फिर जब जल बोर्ड तक पहुँचा वहाँ काम किया, उसके बाद मैं काम करने के बाद लंच करने के बाद अपना रैपिडो फिर ऑन किया या डिलीवरी ऐप्स ऑन किया, और 10-11-12 बजे तक मैं घर आता था काम करके। मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की, घर को कंट्रीब्यूट करने की, सहायता करने की। जो जिम्मेदारियाँ मुझे लेनी चाहिए वो मैं ले पा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। पापा भी खुश होते थे, वो भी चिंता करते थे। कब मैं जब चलाता था तो पूछते थे कहाँ है बेटा, जल्दी आ जा। तो मेरा सामान्य दिन ऐसे ही गुजरता था। लेकिन आज जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आज जब मैं ना वो कंप्यूटर जॉब रहा, ना वो रैपिडो चला पाता, आज जिम्मेदारियाँ पापा के ऊपर बहुत बढ़ गई हैं, जिसको कम करने के लिए मैं इतनी मेहनत किया करता। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है जैसा आप बहुत बोला आपने, लेकिन बहुत ही टच करके निकल रहे हैं आप। हल्का बोला कि हाँ जिम्मेदारियां हैं, अब जिम्मेदारियां हैं उसके बाद अलग रूट पकड़ लिया आपने बोलने का। जब जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारियों को अच्छे से बताना पड़ेगा, ठीक है। आप दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे, रात में डिलीवरी का काम करते थे, आप 2 नौकरियां क्यों करते थे, उसका आंसर भी दे दिया, ठीक है। एक आंसर के अंदर ही दूसरा, कौन सी अपनी जिम्मेदारियां आपकी इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी? वही पापा को देखना, काम करते देखना, और इस तरह से प्रॉब्लम देखना, और उस तरह से वो चीज़ें आप एड्रेस कीजिए, ठीक है। बहन है, घर है, पापा का प्रॉब्लम है, ठीक है, एज हो चुका है, ये भी एड्रेस कर दीजिए उसके अंदर। और हमले से पहले आपके जीवन एक सामान्य दिन कैसा था बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरा एक बार में बोलिए मुझे, एक बार में, यानी कि क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन इकट्ठा पूछ लेता हूँ, आपको इकट्ठा बोलना पड़ेगा, इकट्ठा। जैसे मैं कृपया अपना परिचय भी देंगे उसके अंदर, और 23 अगस्त से पहले आपका जीवन कैसा था, इसको, ये जो क्वेश्चन है 23 अगस्त से पहले आपका जीवन, इसको 2-3 लाइन में खत्म करना पड़ेगा। बहुत आम जीवन था, नॉर्मल जीवन था, जैसे लोगों का होता है, जैसे लोग अपने जीवन को जीते हैं, अपने नॉर्मल जिंदगी को जीते हैं। 23 जब पैर मतलब अपने खाना खुद से खाना खाना, चलना, बिना सहारे के अपनी ज़िंदगी जीना, ऐसा कुछ नहीं कि कोई व्हील चेयर है या कोई चीज़
पे बैठूंगा तभी आगे चल पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ज़िंदगी आम ज़िंदगी की तरह और खुशियों के लिए, सपनों के लिए मैं बिल्कुल जी रहा था। ये देखिए, ये वर्ड आपको यूज़ ऐसे करना भाई, 2-3 लाइन हो गया, खत्म, डन, खत्म। उसके बाद आप दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे और रात में डिलीवरी का काम करते थे, आप 2-2 नौकरी क्यों करते थे? इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है? इसका आंसर दे सकते हैं, मैंने आपको दे दिया है, ठीक है? और कौन से सपने या जिम्मेदारियाँ आपको इतनी मेहनत करनी है? पापा, सिस्टर, घर, 4 लोग, एज बार, ये सब चीज़ें आप मेंशन कीजिए। और हमले से पहले आपके जीवन में एक सामान्य ज़िंदगी सामान्य कैसा था? सुबह उठना, ऑब्वियसली बात है, सुबह उठते तो आप एक रैपिडो तो लेते होंगे किसी ना किसी में, हाँ? तो अब वो बताइए, ठीक है? फिर गया, आया, लाया, समथिंग। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, एक बार पूछूंगा। करंट नहीं मारेगा ना? क्यों नहीं मारेगा? करंट नहीं मारता, केबल निकाल दिया। क्यों नहीं मारेगा करंट? ऐसा क्यों मारता? इसको लगाइए ना। ये बंद था, नहीं, अभी बंद अभी बंद किया था। ठीक है निखिल जी, समझ में आया? एक बार में क्वेश्चन पूछ लूंगा, आप एक बार में आराम से जवाब दीजिए, ठीक है? सुनिए, ऑन कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिए। कृपया अपना परिचय दीजिए। 23 अगस्त से पहले आपका जीवन कैसा था? आप दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे और रात में डिलीवरी का काम करते थे। आप दो नौकरियां क्यों करते थे? क्यों कर रहे थे? कौन से सपने या जिम्मेदारियां इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही थी? हमले से पहले आपके जीवन का एक सामान्य दिन कैसा होता था? मेरा नाम निखिल भारद्वाज है और हम घर में 4 मेंबर हैं। मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरे फादर हैं और मैं हूँ। तो मैं नौकरी इसलिए करता था दो ताकि मैं अपने पापा का हाथ बटा सकूँ, क्योंकि बहुत से सपने मेरे भी थे अपनी बहन को लेके कि उसकी भी शादी करनी है, अच्छे से धूमधाम से करूँ, एक ही बहन है। तो इसलिए मैं दो नौकरी करता था। और मैं पापा को जब देखता था वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो मेरे को रोना भी आता था कि जब उनकी उम्र आराम करने की है, आज वो हमारे लिए, तीनों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बस मैं चाहता था कि मैं अपने पापा का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटा सकूं ताकि उनको थोड़ा रिलैक्स मिल सके। 23 अगस्त से पहले तो सर नॉर्मल सी लाइफ थी, जैसे डेली रूटीन में सब करते हैं अपना काम खुद से, खाना, कपड़े पहनना, सोना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में व्हील चेयर यूज़र बन जाऊँगा। उससे बहुत कुछ बदल चुका है। पहले की लाइफ क्या थी, अब उसको मैं सोचता भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आता है। और जब सामने वाले को देखता हूँ कि चल रहा है, बाइक चला रहा है, तो मेरा भी मन करता है काश मैं ठीक होता तो आज अपने पापा का हाथ बटा सकता था। उनका नौकरी में आज वो घर पे बैठते, मैं फिर जिम्मेदारी निभाता। अब उनको देख कर मेरे को नज़रें नहीं मिला पाता हूँ। इस उम्र में भी वो 15+ हो चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं हम तीनों के लिए ताकि हमको किसी की ज़रूरत ना पड़े इन फ्यूचर। कौन से सपने या जिम्मेदारियां आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी? सपने तो सर सबके होते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो। मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँगा, अपना भी कुछ बैंक बैलेंस हो, कल को मेरी बहन भी है, वो भी अच्छे घर जाए, अच्छी तरह रहे। और इसलिए मैं दो नौकरियाँ करता था। सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलता था अपने दिल्ली जल बोर्ड के लिए, तो मैं एक रैपिडो, एक आधी तो ज़रूर मारता था। मैं थोड़ी देर पहले निकल जाता था, टाइम से उठता था। और जब थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता था तो मेरे फादर मुझे कॉल करके पूछते थे बेटा कहाँ है, तो मैं बताता था पापा मैं एक राइड और मार लूँ लास्ट फिर आता हूँ। तो उनको भी लगता था कि हाँ लड़का अब समझदार हो चुका है, अपनी जिम्मेदारियाँ उठा रहा है, मुझे भी समझ रहा है, इस घर के लिए भी समझ रहा है। बस मैं चाहता था मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहें और मेरी बहन अच्छे घर जाए, इसलिए मैं दो नौकरियाँ करता था। जिम्मेदारी बहुत सी होती है सर, हर कोई नहीं निभा पाता, नहीं समझता है। पर जब घर में एक लौता बेटा वो अपने बाप को देख रहा है नौकरी करता हुआ, तो वो समझदार खुद ही बन जाता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसा होता था एक सामान्य दिन? सामान्य दिन सर ऐसे ही था, जैसे सुबह अपना उठना, खुद से नहाना, कपड़े पहनना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे।
अपने आप कपड़े प्रेस कर लिए, कहीं जाना है अपने आप, कभी बाइक से चले गए, रैपिडो करनी है खुद ही बाहर निकल गया, इवेंट में जाना हो, शादी में जाना हो, तो सब कुछ अच्छा चीज़ जाता था नॉर्मली सबकी लाइफ की तरह। अब कभी शादी में लोग बुलाते हैं तो मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि लोग मुझे देख के कैसा फील करेंगे, मुझसे लोग फील भी करते हैं हम जैसे लोगों से, पर हम भी तो सारे इंसान हैं, हम भी तो जीना चाहते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। और जब मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने दुनिया को भूल गया कि बस माँ बाप ही है जो सब कुछ है, कोई कुछ नहीं मायने रखता है आज की डेट में। अब जाके बढ़िया बोला, धीरे धीरे खुल जाऊँगा ना, अब जाके आप बढ़िया बोला आपने। कुछ कुछ आप समझा रहे तो बैठ रहा है दिमाग। ठीक है, धीरे धीरे और भी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अब क्वेश्चन सुनो, ठीक है, समझना। उस रात डिलीवरी का काम करते समय आप कहाँ जा रहे थे, अब ये क्वेश्चन आएगा। तो तो उसमें बता देता हूँ सर, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं दिल्ली जलूर में नौकरी करता था और 5 बजे सरकारी दफ्तर सारे मोस्टली बंद हो जाते हैं, तो मैं पार्ट टाइम चलाता था, घर की जिम्मेदारी उठाने लग गया था जिस हमारे। जैसे ही मैंने निज़ामुद्दीन से पहली राइड उठाई घर जा रहा था, फिर मैंने विवेक विहार रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ पे मुझे पानी की बोतल पीने की प्यास लग रही थी, अगस्त का महीने में आप सबको पता है गर्मी बहुत होती है। जैसे ही मैंने पानी की बोतल ली थी, 3 लड़के आए थे एड्रेस पूछने के बहाने। मैंने उनके एड्रेस की पर्ची देखी, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा था, पर उसके अंदर ना जो पर्ची में लिखा हुआ था एक लोकेशन 3-4 बार लिखी हुई थी, जैसे MG रोड भी घुसा रखा था पर्ची में, गुड़गांव भी घुसा रखा था, वही वाली कहानी थी। या तो मैं खुद पढ़ लूँ या उन्हें समझा लूँ, इतने में उन्होंने भी हम मेरे पेट के बाद चाकू लगा दिया था। अब जैसे ही मैं उनको धक्का दे के भागा तो उन्होंने मेरे सर में रोड मार दी थी। जैसे ही सर में रोड पड़ी, सारा कंट्रोल तो माइंड से होता है, आप सब जानते हैं। एक बार गाड़ी भी चलती है तो उसके लिए चाबी लगानी पड़ती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी दिमाग से चलता है। हम सोचेंगे कि ये वाला हाथ उठाना है तो दिमाग उसको मैसेज दे रहा है। तो जैसे ही मेरे सर में रोड पड़ी, मैं बेहोश हो गया पटरी पे ही। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ रही थी, वो मुझे ब्लर दिख रही थी। मैंने उठने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि जब उन्होंने मेरे को घसीट के मारा था तो पीछे कमर में भी निशान आ गए थे। रोड ही पड़ी रहती है ट्रैक पे, जिसमें आवाज़ आती है ट्रेन जब चलती है, कटर 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 कटर। जैसे ही ट्रेन दिख रही थी, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था वो इस वाले ट्रैक पे इस वाले ट्रैक पे। जब वो थोड़ी पास आई तो मैं सोचा अब तो मैं गया। तो मैंने हार के एक पाइप पड़ा हुआ था वहाँ पे, रेलवे का पाइप होता है जिससे ट्रेन अपना प्रेशर फेंकती है पानी का सुबह धोने के लिए। मैंने पाइप पकड़ लिया, मैंने आँख बंद करी, ट्रेन मुझे काटती गई, मैं चिल्लाता रहा, ट्रेन काटती गई। लोग पास में खड़े होकर देख रहे थे, तमाशा बना रहे थे, वीडियो देख रहे थे। कोई एक इंसान होता अगर हिम्मत करता बचाने की तो बचा सकता था। बस अपनी वीडियो बनाई, मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा, एम्बुलेंस को बुला दूँ, TT को इन्फॉर्म कर दूँ, RPF वालों को बुला दूँ, पर किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 बजे करीब, मैं 11 बजे तक वहीं पे पड़ा रहा, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। किसी ने मदद क्यों नहीं? सर लोग आजकल सोचते जैसे रेड लाइट पे भी लड़ाई हो जाती है ना, हम गाड़ी में बैठे बाइक वाले 2 लड़ रहे हैं तो सीधा निकल जाते हैं कि हम किसके चक्कर में पड़े। आजकल की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि हम किसी की मदद करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी। जहाँ पे आपको रॉड मारा, पटरी पे लिटा दिया या पटरी पे जैसे अंडरपास आते हैं ना सर, हाँ। जो विवेक रेलवे स्टेशन है ना, अंडरपास है, इसके ऊपर ही बना हुआ है। उसके साइड में ना एक खोखा टाइप होता है सर्विस लाइन पे। पानी की बोतल वहाँ खरीदी थी, अगस्त के महीने में तो गर्मी बहुत होती है, मैंने पानी की बोतल खरीदी, पानी पीने ही लगा था बस। अब वहाँ से मैं अगर इधर की तरफ भागता तो मैं ऊपर से नीचे। लड़कों ने भी आपको उठाया नहीं, उसको क्या मतलब था? उसको चक्कू लगाना, चक्कू लगाया, लूटना था लूटा, बाइक लूटा। बाइक तो ले गए, बाइक तो ले गए वो। चर्ची है ना, वो चर्ची होते हैं ना जो इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ। उनका दिमाग सुन रहता है, उन्होंने सोच लिया काम करना है तो करना है। जैसे मोस्टली आप देखो जिम में जो लड़के जाते हैं ना आजकल के, वो इंजेक्शन लगा के डंबल मारते हैं, उसी साइड में लगे रहते हैं। तो बाइक उठाए, उन्होंने रॉड मारा, बाइक उठाए, चल दिए, उनको कोई मतलब कोई मतलब नहीं, वो सूखा नशा करने वाले ऐसे ही होते हैं। अगर कहते हैं कि दुकान वाली बचा सकती थी, वो दुकान वाली खुद विकलांग है। कभी आप चलना मेरे साथ, मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा। अगर आप क्या होना सर, अगर क्लिप में डालना हो तो मैं अभी भी आपको लेके चल सकता हूँ उस लोकेशन पे। हम जाएंगे, रिक्शा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि अगर हम वहाँ बैठ के करेंगे ना कि ये स्टेशन था, ये दुकान थी, तो बेस्ट रहेगा। जितना यहाँ तक आपको करना है कंप्लीट यहाँ तक कर लीजिए। अगर आपको लोकेशन लेनी है वहाँ की तो मैं तो तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। अगला करते हैं, सुनिए।
उस रात डिलीवरी का काम करते समय आप कहाँ जा रहे थे? डिलीवरी का काम करते समय सर पहली बात तो मैं जल बोर्ड में नौकरी करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं वहाँ से जल्दी निकल गया था, 5 बजे छुट्टी हो जाती कि मैं थोड़ा तो टाइम हो ही गया तो घर जाके जल्दी क्या करूँगा, तो पैसे कमा लेता हूँ, थोड़ा मेरे को भी अपना फ़ायदा हो जाएगा, खर्चे पूरे होने चाहिए। आज की डेट में महंगाई इतनी हो चुकी है, इंसान 10 रुपये की चीज़ भी सोचता है लेने से पहले। जैसे ही मैंने निज़ामुद्दीन के लिए राइड उठाई, विवेक विहार रेलवे स्टेशन है हमारा, जिनमिल कॉलोनी के पीछे ITI कॉलेज बना हुआ है गर्ल्स का, उसके जस्ट पीछे ही है। वहाँ पे मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था सवारी को। मैंने पानी की बोतल ली थी अगस्त के महीने में, सभी को पता ही है गर्मी कितनी होती है। पानी की बोतल ली और 3 लड़के आए वहाँ पे, रुमाल बांध रखा था मुंह पे, एड्रेस पूछने के बहाने में। पर्ची पे भी ऐसा उल्ट जुल एड्रेस लिखा हुआ था कि वही बात थी, या तो मैं खुद पढ़ लूँ या उन्हें समझा लूँ। इतनी देर में उन्होंने अपनी जेब में से चाकू निकाल के मेरे पेट के पास लगा दिया कि जो है निकाल दे। मैंने बताया भी, मैंने भैया आज मैं कैश रखता ही नहीं, पेटीएम रखता हूँ, आपको चाहिए तो चलो ATM से निकाल के दे दूँगा। इतने में तो वो माने ही नहीं, कह रहे नहीं हमें तो कैश ही चाहिए। तब मैं देख लिया लड़के बेकार है और दिन बेकार जाने वाला है, तो मैंने उनको धक्का दे के भागा ट्रैक की तरफ, कि ट्रैक के जस्ट बगल में मंदिर बना हुआ है कि वहाँ पे लोग बाग आएंगे मुझे बचा लेंगे। 7 बजे का टाइम था, पूजा का टाइम होता है शाम का टाइम। उन्होंने ट्रैक पे जैसे मैंने पहला कदम रखा, मेरे सर पे लेक्टर वाली रोड होती है ना, वो रोड मारी थी। मैं ट्रैक पे ही गिर गया, क्योंकि सारा कंट्रोल तो माइंड से ही होता है। माइंड ही अपना स्विच ऑफ हो जाएगा तो इंसान कैसे चलेगा। मैं ट्रैक पे पड़ा रहा, सामने से थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। ट्रेन मुझे ब्लर दिख रही थी कि वो इस ट्रैक पे आ रही है या इस ट्रैक पे आ रही है। तो मैंने फिर हार के, जो पाइप पड़ा रहता है ना जिस पे ट्रेन पे प्रेशर लगता है पानी का, मैंने वो पाइप पकड़ लिया। अब ट्रेन एकदम से आई, मुझे काट के चली गई, मैं चिल्लाता रहा, वो काटती गई। क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि उस 3 लोगों ने आप पर हमला कैसे किया? जी सर, मैं इधर खड़ा हुआ था, ये लोकेशन थी, यहाँ पे पानी की बोतल लेके मैं इधर आया अपनी बाइक के में, पानी की बोतल मैंने ढक्कन खोला ही था। अब वो उधर से आए थे ट्रैक की तरफ से, वहाँ जंगल जंगल बना हुआ है, जंगल से आए थे एड्रेस पूछने के बहाने। एड्रेस पे पर्ची भी दिखाई थी मेरे को। अब मैं पर्ची पढ़ रहा था तो एक ऐसे घूम के आ गया था, बीच में जो खड़ा था उनने मेरे पेट के पास चाकू लगा दिया था। अब मैंने उसको धक्का देके भागा, अगर मैं इधर की तरफ भागता, जो स्टेशन है ना वो अंडरपास के ऊपर बना हुआ था, हवड़ दबड़ में मैं इधर की तरफ भागता था, वो मैं नीचे गिर जाता, जब भी ट्रक चलता है मैं ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता। तो मैंने सोचा मैं ट्रैक की तरफ भाग जाता हूँ, वहाँ मंदिर बना हुआ है, शाम का टाइम है, लोग वक्त पूजा करने आते हैं और फैक्ट्री का भी छुट्टी होती है, वहाँ फैक्ट्री एरिया भी है, तो लोग वक्त देख लेंगे, बचा लेंगे। पर किसी ने हेल्प नहीं करी मेरी, मैं चिल्लाता रहा, लोग वीडियो बना रहे थे। मैं बोला भी एम्बुलेंस को बुला दो, DT को फ़ोन कर दो, CRPF वालों को बुला दो, पर कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। आज के टाइम में दुनिया बिल्कुल किसी को समझती नहीं है दर्द, सिर्फ सिंपैथी दे सकते हैं हम, उस टाइम होते तो हम ये करते हम वो करते। आपको कब एहसास हुआ कि यह सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि जानलेवा हमला है? जैसे सर में रोड पड़ी ना सर, मैं जब भी समझ गया था ये छीना झपटी करने वाले जो थे वो चर्ची थे, सूत नशा जो करते हैं, इंजेक्शन जो लगाते वो लड़के थे। जब ट्रैक पे ले जाया गया, मेरा पर्स वगैरह कुछ भी नहीं मिला, सब ले लिया। चंद पैसों के लिए इंसान किसी की जान ले सकता है, मैंने उसी दिन समझा। बेहोश होने से पहले आपको आखिरी क्या याद है? आखिरी वो ट्रेन आ रही थी सर, ब्लर होके एकदम सामने आई, उसके बाद तो मैं बेहोश ही पड़ा था। 7 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो वहाँ पे TT को पता चला कि वहाँ पे लड़का कटा हुआ है, जिंदा है, सब RPF वाले आए, मेरे को उठा के 11 साढ़े 11 बजे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जैसे ही मैं पहुँचा, मैं थोड़ी देर होश आऊँ फिर भूल जाऊँ, दो दो नंबर करके बता रहा था। फिर कॉल कराई घर पे, आधार कार्ड पड़ा हुआ था बैग में, उन्होंने नंबर निकाला, मेरी बहन के पास फ़ोन करा कि आप निकले कि कौन बोल रहे हो, तो बहन ने बोला मैं सिस्टर बोल रही हूँ। तो कह रहे आपके घर में बड़े कौन है, कह रहे फादर हैं, कह रहे उनसे बात कराओ। पापा ने जब बात करी तो कह रहे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया आपके बेटे का GT के हॉस्पिटल में, पर उन्होंने उस टाइम बताया नहीं था कि मेरे हाथ पैर कट चुके हैं। ज़्यादा नहीं बताना सर, सबका क्वेश्चन आएगा, पूछूंगा। अब आया अस्पताल वाला। जब आपने अस्पताल में आंखें खोली तो सबसे पहले आपने क्या देखा या महसूस किया? सर पहले तो सब कुछ मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा था, चारों तरफ डॉक्टर खड़े हुए थे, पेशेंट दबा रहे थे यहाँ से चेस्ट वगैरह की, होश में आ जाऊँ। मुझसे नंबर पूछ रहे थे कि अपने घर का नंबर बताओ, घर का नंबर बताओ। मैं थोड़ा सा नंबर बताऊँ 8826, फिर भी होश हो जाता।
फिर बताऊँ 90 फिर भी होश रहता हूँ। धीरे धीरे मैं वो नंबर बता ही नहीं पा रहा था, मेरे को नंबर बताने बताने में घंटा भर लग गया था। जैसे ही डॉक्टर को नंबर मिला, बहन के पास फ़ोन करा कि आप कौन बोल रहे हो, निकलिए घर में से। बहन ने बोला मैं सिस्टर बोल रही हूँ उसकी बड़ी। तो कह रहे आपके घर में बड़े बोला, बहन ने बोला फादर है, फादर से बात कराओ। पापा ने जब बात करी तो डॉक्टर ने बोला जीटीबी हॉस्पिटल में आपका लड़का एक्सीडेंट हो चुका है, आप आ जाओ। तो पापा ने पहले तो भरोसा करा ही नहीं था, क्योंकि आजकल स्कैम इतना हो रहा है कि लोग बाहर बुला के कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसने बताया कि आपके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा है? तब बताया क्या था, जब मेरी ट्रैक पे कटे थे तो मेरे पैर उछल रहे थे, मैं देख लिया था। जैसे छिपकली की पूंछ जब कट जाती है ना, तो छिपकली की पूंछ ऐसे ऐसे हिलती है, मेरे पैर भी ऐसे दिख रहे थे। मैं भी पीछे टेढ़ा होकर देख रहा था, तो मेरे को दिखा, पर मेरे दिमाग में ये था कि मेरा एक ही पैर कटा हुआ है। और जब मेरे पापा हॉस्पिटल आए, उन्होंने पुलिस वालों ने जब पापा के हाथ में गोली फेंक दिया कि ये आपके बेटे के पैर है, पापा देख के शौक हो गए। वो शुगर के पेशेंट है, वो बिल्कुल पीछे दीवार से जाके लग गए। वो तो मिलने भी मेरे को कम से कम 14 दिन बाद आए थे। हाथ भी पट्टी बंधी हुई थी, ऐसे टंगा रहता था हाथ। मैं सोचा कि मेरी ऐसे फिंगर मोड़ के कुछ कर रखा है, हाथ में टूट गया होगा। पर 3-4 दिन बाद जब ड्रेसिंग का टाइम आया, इसको साफ करने का, जब उन्होंने पट्टी खोली तो मैं उस दिन बहुत टूट गया था। मन में एक ख्याल ये भी आया था कि भगवान ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मुझे उठा ही लेता। ये सब जब आपने सुना कि हाथ खोला करते हो कट गया या दोनों पैर नहीं रहे, ये सब सुनकर क्या प्रतिक्रिया थी आपकी अंदर से? अंदर से तो सर ये था कि जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो आ जानी चाहिए थी। काटने के बाद मैं बताया ना 7 बजे हुआ था एक्सीडेंट, तो थोड़ी देर बाद दूसरी भी ट्रेन आ रही थी। टीटी को पता लगा, टीटी ने फिर वो ट्रेन रुकवाई वहाँ पे। मेरी पीठ टर्न हो गई थी बॉडी, ये गर्दन ट्रैक पे आ गई थी। वो अगर वो मेरा मन में था कि जो दूसरी ट्रेन आ रही थी आ जानी चाहिए थी, क्योंकि शुरुआत में लगता था कि अब ऐसा जीवन बिल्कुल बेकार है, ना के बराबर है, दूसरों के भरोसे रहो, अब मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। मन अंदर से टूट चुका था जब मैं लोगों को वहाँ वार्ड में बैठा हुआ लेटा हुआ देखता रहता था। सबके हाथ पैर है, सब चल रहे हैं फिर रहे हैं अपनी मर्जी से, सब कुछ कहीं भी जा रहे हैं। तो अंदर से दिल रोता था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे ऐसे कैसे कर्म थे जो मैंने आज ये दिन भुगत रहा हूँ। अब ऐसी कौन सी सबसे कठिन चीज है जो आप अपने दम पर नहीं कर पाते? सबसे मेन चीज़ तो सर बेसिकली नेचुरल जो होती है, फ्रेश होना। आप किसी मेहमान के घर जाओगे तो वहाँ तो आप शर्म के मारे बोल ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं किसी रिश्तेदारी में भी नहीं जाता हूँ इस मारे। क्योंकि जो माँ होती है उससे बेटा हमेशा खुल के बोल सकता है, मम्मी मुझे ये चीज़ करनी है, मम्मी मुझे वो चीज़ करनी है। अपना घर अपना ही होता है। दैनिक कार्य। दैनिक कार्य जो होता है, डेली बेसिस की चीज़ें, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। ज़मीन पे चलने को पहले चलता था, अपने आप सब कुछ करता था। आप दूसरों के भरोसे ही हो, अपने मम्मी पापा के भरोसे हो, तक वो है, तब तक मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही है। आगे पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। अपने पुराने जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद आती है? सबसे ज़्यादा सर मेरे को सावन के टाइम जो आता है ना, हमारा सावन के टाइम कांवड़ लाने का बहुत शौक था। मैं बाबा का बहुत भक्त था, भोले बाबा का। अब भी सावन आ रहा है तो अब फिर मेरे यार दोस्त सब निकलेंगे, उनको देख देख के अंदर से रोना भी आता है। आज मैं भी ठीक होता तो आज मैं भी दोबारा जा सकता था अपनी मनपसंद की जगह घूमने। मेरे को घूमने का भी शौक था। मैंने कभी अपने मम्मी पापा से घूमने के लिए पैसे नहीं लिए, खुद ही मैं कमाता था, खुद ही करता था, अपनी जिम्मेदारियाँ भी उठाता था, घर की भी जिम्मेदारियाँ समझने लग गया था। जैसे जैसे लगा कि घर में परेशानियाँ आ चुकी है तो मैंने घूमना फिरना थोड़ा कम कर दिया, अपने काम में व्यस्त हो गया। दोनों पैर एक हाथ होने का आपको आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? पहले लगता था सर कि ये जो होना था नहीं होना चाहिए था, हार चुका था मेरा मन, मेरा दिल, सब कुछ हार चुका था। और मैं लेटे लेटे बहुत सी रील्स देखता है, आज के टाइम में रील्स चल रही है कि मेरे जैसे लोग कितना कर रहे हैं, जिनके दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है। भगवान ने मुझे एक हाथ तो दिया है, अगर सर करने वाला हो ना तो इंसान एक उंगली से भी बहुत कुछ कर सकता है।
तो आज मैं लोगों के लिए मोटिवेशन हूँ, इंस्पिरेशन देता हूँ उनको। मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि आप सर हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, हम गलत राह पे जा रहे थे, आपकी वीडियो देख के हमें बहुत सी हिम्मत मिली है। अगर हिम्मत हो तो सब कुछ हो सकता है। कभी इंसान को कभी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। आपकी रिकवरी की यात्रा में अब तक का सबसे दर्दनाक पल कौन सा था? दर्दनाक सर, जब मैं हॉस्पिटल में सीटीवी में एडमिट था और जब ड्रेसिंग होती थी ना, तो मैं ऐसा चिल्लाता था। जो एक वार्ड में नर्स थी ना, वो चली गई थी। उन्होंने अपनी शिफ्टिंग ऊपर वाले फ्लोर पे करा दी थी कि ये लड़का बहुत चिल्लाता है। क्योंकि इस पैर में जब वो डालते थे ना हाइड्रोजन एसिड वगैरह, उंगली डाल के डॉक्टर घुमाते थे, पस निकालते थे, वो सबसे दर्दनाक होता था। वो 1 घंटे तक चलती थी ड्रेसिंग सर। मैं जैसे ड्रेसिंग होती थी, मैं उसके बाद भी 3 घंटे तक रोता रहता था। वो उंगली दे किसी पस में, किसी मांसपेशी में, तो बहुत दुखता है। आज भी मैं सोचता हूँ भगवान वो दिन कभी ना आए दोबारा। जितना है इतने में रिकवरी हो जाए तो ठीक है। ये भी 2 साल हो जाएगा अगस्त में अब। दुर्घटना के बाद डॉक्टरों को एक दुर्लभ बीमारी का पता चला, इसका आपके इलाज पर क्या असर पड़ा? सर ये समझ नहीं आता। मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है कि दुर्घटना के बाद डॉक्टर को एक दुर्लभ बीमारी का कुछ पता चला, कोई बीमारी भी हो गई साथ में थी? मेरे को बीमारी तो नहीं थी सर कुछ। अच्छा, फिर ऐसे दे दिया होगा फिर। बीमारी पापा को है, शुगर। शुगर शुगर की तो आपको पता होगा, ज़्यादा ही चोट लग जाती है इंसान काला पड़ जाता है। तो पापा के पैर देखना पूरे काले हो गए धब्बे। जब शुगर वाले को चोट लगती है काला निशान बन जाता है। हमारे तो यहाँ पे दाना हो जाता है, हम दवाई लगा लेते हैं ठीक हो जाएगा, पर इनके काले निशान पड़ जाते हैं। कोई नहीं। वर्तमान में आप कौन कौन सी इलाज, सर्जरी या पुनर्वास से गुजर रहे हैं? अब तो नहीं है, पहले मेरे को कोई बीमारी थी ही नहीं। कोई इलाज, सर्जरी? नहीं सर, पहले तो मैं फिट था, 6 फीट की हाइट थी मेरी। डॉक्टर आपके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं यदि आपको उचित इलाज और कृत्रिम अंग मिल जाए? हाँ। ये क्वेश्चन चलेगा ना? डॉक्टर आपके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं यदि आपको उचित इलाज और कृत्रिम अंग मिल जाए? सर पहली बात तो सभी डॉक्टरों का दिल से थैंक यू, जिन्होंने मेरे को आज यहाँ तक कर दिया। मेरे को जीटीबी हॉस्पिटल में डॉक्टर इतने अच्छे मिले। अगर आज भी किसी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है, वो व्हाट्सएप पे मुझसे बात करते हैं कि बेटा आप ट्यूसडे आ जाना, वेडनेसडे आ जाना, हम बुक करेंगे। और हिम्मत कभी मत हारना, तुम्हारे जैसे लोग देखो, पहले आप देखो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने तो माइंड से सब कुछ कर रखा था। तुम्हारे को तो भगवान ने खा दिया है। और ऐसा मत सोचो कि तुम कभी नहीं चल पाओगे। आर्टिफिशियल लेग आते हैं, हाथ आता है बायोनिक हैंड, वो करने वाला, वो करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। और ऐसे ऐसे लोगों को तो सरकार बहुत अच्छी अच्छी जॉब पे देती है, आप स्टडी भी कर सकते हो। और मेरे को जो जीटीबी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे धामी सर, उन्होंने प्रोवाइड कराया था, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला पहले अब तुम अपना रिकवरी कर लो अच्छे से, साल 2 साल बाद तब करना। अभी तो आपको दिक्कत है, आप नहीं कर पाओगे, पर करवाना ज़रूर, आप चल पाओगे, हमारा दिल कहता है। एक सर फौजी हैं कारगिल में, उनका बम ब्लास्ट में मेरी जैसी कंडीशन है, चलते हैं, मेरे जितने ही पैर हैं, मेरे ये हाथ भी है, वो गाड़ी चलाते हैं। तो उनको देख के मेरे को अंदर से लगता है जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपकी आवाज़ सुनते हैं क्या है? वो तो सर आ भी रहते हैं यहाँ पे। माइक को और थोड़ा सा ऊपर खींचिए ना, बटन ऊपर का, हाँ लगाइए और लगाइए। आप उस जगह पर पहुंचे कैसे? उस जगह पे पूछे कैसे, ये तो आपने पूछ लिया। पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये तो सर वही पता है ना, मैंने 5 बजे के बाद जल बोर्ड की छुट्टी हो जाती है, तो घर आके मैं जल्दी क्या करता, थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी निकालने के लिए
वो चलाता था रैपिडो। रैपिडो मिली हुई एक रेलवे स्टेशन पे, उस सवारी को वहाँ उतार दिया था। सवारी जो थी, हमको लगता है वो सवारी असली थी। आई थिंक मुझे लगता है वो सवारी असली नहीं थी। नहीं सर, असली थी, वो तो चली भी गई थी। नहीं, चली गई थी, लेकिन मुझे लगता है वो सवारी उस स्पॉट तक आपको लाने के लिए, वो तो सर ऑफिस वाले अंकल थे, बैग वैग था, अच्छे से थे, ऐसे लग नहीं रहे थे कि वो इनकी तरह होंगे, 3 लड़कों तरह चर्चिल वगैरह, इनकी तो सूरत ही ऐसी थी। वो तो बिल्कुल समझदार थे। वो वहाँ पे गए, वो अंकल वहाँ पे उतरे। वहाँ से ट्रेन जाती है ना आगे, वहाँ से चले गए थे अपना। वहाँ से रास्ता भी कटता है, जैसे एक तो ट्रैक की तरफ से वो रेलवे का जो गेट होता है वहाँ से भी आप जा सकते हो, और एक जो होता है ऊपर खवाड़ रास्ता होता है, वहाँ से आपने शॉर्टकट अपनी लेके। वीडियो में क्या ऐसा वीडियो बनाया है कि इस एरिया में मत जाना, या इस एरिया में इस तरह के ऐसे लोग रहते हैं, इस टाइम के बाद ये चीज़ होती है, ऐसे होता है, वैसा अब होता तो है? पहले बैरिकेटिंग थी नहीं सर वहाँ पे, मेरे एक्सीडेंट के बाद वहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट और हुए। हाँ, अच्छा। सेम मेरी कंडीशन का लड़का वहीं आया था जीटीबी हॉस्पिटल में, पर वो 3-4 दिन में ही ख़त्म हो गया था। वो मेरे से ज़्यादा कट गया था, उसका जो मेन पार्ट होता है वो भी कट गया था। वो 3-4 दिन तक ही रहा था, वो तो मुझसे ज़्यादा चिल्लाता था। और डॉक्टर पहले उसकी पट्टी करते थे, फिर मेरे को डर रहता था कि ये डराएंगे। आएंगे, क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है। मैं सोचता था भगवान पैर दे दो, फटाफट भाग जाऊँ यहाँ से। जो वाला ट्रैक है वहाँ पे सर ज़्यादा ट्रेन रुकती भी नहीं, लोकल स्टेशन है वो, 2-3 ट्रेन ही रुकती है। हाँ, हाँ, ठीक, समझ गया। देखिए मुझे आंसू नहीं आए थे कभी। अब अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका सर, सर होता ही नहीं। मैं तो पॉडकास्ट में भी जाता हूँ, उसी जगह वहाँ पे बोलते हैं अपनी जर्नी तुम बता रहे हो, जो तुमने दर्द झेला है, अब तुम होते ही नहीं हो। आंसू तो अंदर से बिल्कुल खत्म हो गए। आंसू तो अंदर से बिल्कुल खत्म। हम्म? क्यों? वो भी वक्त है सर, ये भी वक्त है, और वक्त तो हमेशा एक जैसा रहता नहीं, एक ना दिन गुजर जाता है, बहुत कुछ सिखा जाता आप है। तो बताएं मुझे कि मैं आज भी याद करता हूँ, आपने बोला है। रात को जैसे होता है, उसे थोड़ आते हैं, अकेलापन हो जाता है रात में, क्योंकि माइंड भी शांत हो जाता है, उस टाइम लगता है कि भगवान। रोते हैं ना, कभी कभी रोता हूँ। तो आंसू नहीं खत्म हुए। एक चीज़ तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे सामने, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़े बहुत तो आंसू दें, तो आंसू तो खत्म नहीं हुए। बस फ़र्क है कि अकेलापन वो माहौल नहीं है। वो माहौल नहीं, वो जिंदगी नहीं। बाकी क्वेश्चन वही है और दर्द वही है जो हम आप बात कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या आपने अभी तक अपने यूट्यूब बनाते हैं ना, इंस्टा बना रहे हैं, सभी बनाते होंगे मोस्टली, क्या आपने ऐसा कुछ बोला कि उस एरिया में नहीं जाना, वहाँ पे ऐसे लोग हैं, या रैपिडो चलाने का नहीं, उस एरिया तक पहुँचने का नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाएगी, मेरे अलावा ऐसे लोग, क्या ऐसा कुछ डाला इन्फॉर्मेशन? नहीं, वो नहीं डाली। ताकि नहीं डाला। वहाँ पे मैं उस एरिया के बारे में ज़्यादा जानता ही नहीं, तो मैं सर एरिया को कैसे बदनाम कर सकता हूँ। कहाँ बदनाम कर रहे हैं? ये आप तो बोलता बदनाम हूँ नहीं कर रहे। रैपिडो वालों से, ये बोलता हूँ कि भाई 2 पैसे कम कमा लेना, पर शाम को 7-8 बजे तक अपने घर से गिरा। हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, 11 हर बजे तक इंसान रैपिडो चलता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलाने वाले तो सर पूरी रात चलाते हाँ, हैं। लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया और जो जर्सी और गांजा वाला जो चीज़ है, पूरा रेलवे ट्रैक जो चीज़ है, ये चाकू लगाने का जो पोजीशन है, वो चीज़ को आपने अभी तक नहीं बताया। पॉडकास्ट तो हो गए सर मेरे 5। पॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट तो जो बोला सो बोला, उससे मतलब नहीं है। आपने अपने तरीके से बोला, अब नहीं बोला। बोलिएगा, ये ज़रूरी है। आप सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा।
हमले के कारण आप काम करने में असमर्थ हो गए हैं। जी। इस समय इसका आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो सर बहुत कुछ फ़र्क पड़ गया, पहले की लाइफ अब रही नहीं। अपना अपने मनपसंद से कहीं कुछ चीज़ खरीद सकता ना, कुछ किसी से बोल सकता। अपने मम्मी पापा के ऊपर ही हूँ, पापा से भी नहीं बोल सकता, वो भी डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी का काम कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कम ज़्यादा ही है, उसमें भी ज़्यादा आमदनी होती नहीं है, पर वो चला रहे हैं। अब इतना तो मैं समझदार हो चुका हूँ कि क्या चीज़ मुझे मांगनी चाहिए, किस वक्त मांगनी चाहिए। अब घर में सब कुछ दिख रहा है, इकलौता मैं ही था, अब मैं भी उनके ऊपर खुद दोबारा निर्भर हो चुका हूँ। पहले तो उन्होंने बचपन से बड़ा करा, सब वो खर्चा लगा। अब जब मेरी उनको बिठा के खिलाने की उम्र थी, अब वो मुझे बिठा के खिला रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा आर्थिक बोझ किन खर्चों का है? जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, बुलाते हैं मेरे को कहीं भी, कैब करनी पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए मैं पापा से बोलने के लिए बहुत बार सोचता हूँ कि बोलूँ नहीं बोलूँ, काम ज़्यादा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिला तो आगे मुझे सुनने को ना मिल जाए कि हमने पहले भी तेरा इतना करा, अब भी इतना कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया। माइक आपका सही ढंग से नहीं लगा, नीचे चला जा रहा, आपने लगा नहीं। चलिए, आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए। Right. ठीक है, मुझे देखिए, आपके इलाज को जारी रखने के लिए आपके परिवार को सब अब तक कौन-कौन से त्याग करने पड़े हैं? पहले तो सर हमारा जो घर था वो सेल हो चुका, मेरे ट्रीटमेंट में इतना खर्चा लग चुका है, जो मेरी बहन की शादी के लिए पापा ने सेविंग करी थी वो भी सब मेरे अंदर लग चुका है। अब यही है, डेली का बेस जो है खाना बस वो ही चल रहा है, रोज़ का खाना रोज़ का कमाना, बस यही है। बहुत सी चीज़ें बदल चुकी, जैसे मम्मी भी कहीं जाती थी पहले, रिश्तेदारों के पास भी जाती थी, अब वो भी कहीं नहीं जा सकती, मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है कि वो चले जाएंगे, अगर मुझे बीच में फ्लैट होना पड़ गया तो कौन कराएगा, इस मारे वो भी कहीं नहीं जाती। उन्होंने भी अपनी खुशियाँ मुझसे छोड़ दी, अपनी खुद के घर में नहीं जा रही, बहुत टाइम हो चुका है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। 2 साल में मैंने अभी तक नहीं देखा मम्मी नानी के घर गई है। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि पैसे की कमी के कारण इलाज रुक सकता है? ऐसे का हुआ था सर, बीच में मेरे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो लगता था कि अब हॉस्पिटल जाता हूँ मैं दिखाने के लिए, वो कैसे जा पाऊँगा, क्योंकि वही खर्चा देते हैं, रिक्शे का बाइक का जो भी लगता है वो देते हैं। अब वो भी घर में बैठ गए, काफ़ी टाइम से घर में ही हैं, तो बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे इंसान कहते हैं ना, 2 रोटी एक सुबह खाता है एक शाम को, वही हिसाब चलता है हमारे घर में, सोच सोच के एक एक चीज़ खरीदनी पड़ती है। यदि आपको कृत्रिम अंग और उचित पुनर्वास मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैंने अपने डॉक्टरों से वादा करा है कि जिन्होंने मेरे को दोबारा ज़िंदगी दी है, मैं उनका थैंक यू बोलने ज़रूर जाऊँगा उस हॉस्पिटल में। उस डॉक्टर का मैं ज़िंदगी भर एहसान कभी नहीं भूलूँगा। डॉक्टर हर्ष हैं, और भी डॉक्टर हैं। और फिर जाऊँगा मैं हनुमान मंदिर, उनसे भी मैंने बाबा से बोल रखी है, बाबा जिस दिन मैं चलना सीख जाऊँगा और अपने आप डिपेंड हो जाऊँगा तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। कि ये हो सकता है ना सर, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाऊँगा, मैं खुद से अपना काम कर सकता हूँ, छोटी मोटी दुकान भी खोल लूँगा तो मैं खुद ही अपना बैठ सकता हूँ, मैं दोबारा अपने पापा के हाथ बैठा सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा सही, धीरे धीरे सेविंग हो जाएगी। बहन भी आगे बड़ी हो रही है, उसका भी सोचना पड़ेगा, उसने भी मेरे चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या आपको उम्मीद है कि एक दिन आप फिर से काम कर पाएंगे? अब आप अपने भविष्य के किस रूप में देखते हैं? सर उम्मीद तो मैं कभी नहीं छोड़ता, आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये भी मेरे अंदर की हिम्मत है कि मैं एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर लाऊँगा कि जो मम्मी का सपना है मुझे दोबारा चलते हुए देखने का, वो ज़रूर करके दिखाऊँगा। खुद से बहुत से सपने थे जो नहीं पूरे हो पाए, पर ये सपना मैं पूरी जान लगाता हूँ खड़े होने के लिए। किस तरह देखते हैं अपने भविष्य को? पहले तो सब
लाइफ बहुत इजी थी। अब तो बस यही है, हाथ पैर लग जाए, छोटी मोटी दुकान हो जाए, अपनी दाल रोटी चलती रहे, बस यही चीज़ है। पापा भी घर में बैठ जाए, कर लूँ अपने घर का काम। अच्छी जिम्मेदारियाँ थी जो अब नहीं उठा पा रहा हूँ, और उनको आराम मिलना चाहिए। उनकी उम्र नहीं है अब काम करने की, डिलीवरी का। उनको भी शुगर है, रात को दिखना कम हो जाता है उनको, तो अंदर अंदर डर लगता है कि बस वो ही है घर को संभालने वाले, भगवान उनको कुछ ना करे। जब सब कुछ बहुत कठिन लगने लगता है तब आपको आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? बहुत से लोग हैं सर जो हिम्मत हार जाते हैं, मैं कभी नहीं हारा। वीडियो देखता हूँ, खुद को भी देखता हूँ, और हिम्मत नहीं आती मगर। आपकी रिकवरी के लिए यह फंडरेजर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सर इसलिए करना चाहता हूँ फंड पब्लिक से, इसलिए मांग रहा हूँ ताकि बस हाथ लग जाए, बस ये हाथ लग जाए। मूव करने वाला हाथ है वो लगवाना चाहता हूँ। मैं खुद से कुछ ना कुछ काम कर लूँ। बहुत से लोग मेरे जैसे कंडीशन में हो, जोमेटो पर डिलीवरी करते, पिज़्ज़ा वगैरह गोरैस को, जितने भी घर का राशन होती है वो अभी जोमेटो में ऑप्शन आया हुआ है कि हम लोग भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही करना चाहता हूँ, अपने पापा को घर बिठाना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखने वाले लोग आपकी स्थिति के बारे में क्या समझें? मेरा दुख समझे, क्योंकि एक तो होता है कि जन्म से इंसान ऐसा होता है तो उसे आदत हो जाती है। अब जो पहले ठीक था अब ऐसे हो गया, उसके लिए फेस करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, मेरी हेल्प करने में मदद करें, क्योंकि जवान इंसान कमाने की उम्र में ऐसा हो जाता है तो पूरा घर टूट जाता है। यदि कोई व्यक्ति आज आपकी मदद करने का फैसला करे तो आप उससे सीधे क्या कहना चाहेंगे? कहना तो चाहूँगा, भगवान उनको खूब तरक्की दे, उनके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, परिवार में खुशियाँ बनी रहे। जो मेरे जैसे लोग हैं हिम्मत हार चुके हैं, उनको भी अगर वो कुछ देखे तो उनकी भी ज़्यादा नहीं, जो उनसे बन सके उनकी मदद करें। जिसमें आपको कुछ और कहना हो, यदि कोई व्यक्ति आज आपकी मदद करने का फैसला करे तो आप उससे सीधे क्या कहना चाहेंगे? सीधे ये कहना चाहेंगे कि शरीर में अंगों का नहीं रहना, एक हाथ नहीं रहना, दो पैर नहीं रहना, यानी कि हाथ से भी अपाहिज और पैरों से अपाहिज होने के बावजूद भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ी। आपकी मदद, आपकी हेल्प से मुझे और उम्मीद मिलेगी जीवन जीने का। आप मदद करेंगे तो मैं अपना हाथ लगा पाऊंगा, दोबारा अपने आप को उम्मीद दे पाऊंगा, भविष्य देख पाऊंगा, अपने पैरों पे तो नहीं सही लेकिन हाथों पे जरूर खड़ा हो पाऊंगा। प्लीज हेल्प मी। मदद ऑन कर रहा हूँ। मोटी का सर दोनों पैर जाना, एक हाथ जाना बहुत कुछ बदल देता है ज़िंदगी। पहले क्या थी, इंसान अपने आप को ऐसे देखता है, तो उसकी जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी थी मेरी। अगर लोग बाग मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, मुझे पहले वाली ज़िंदगी में दोबारा ला सकते हैं, मेरा साथ दे सकते हैं। पैर तो नहीं, हाथ लग सके, मैं उसे अपना छोटा मोटा काम कर सकूँगा, उनकी बदौलत उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बस इतना हो जाए, अपना छोटा मोटा काम हो जाए, पापा का दोबारा हौसला बन सकूँगा,
उनको उम्मीद दे सकूँगा कि हाँ मेरा बेटा अब भी मेरे लिए सोचता है, कर सकता है। तो ये सिर्फ आप सबकी वजह से होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें और दिल से धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर करने वाला नहीं है ये वीडियो। अच्छा, फिर से बोलना पड़ेगा, गलत बोला। खाली वो रहने देता हूँ, लाइक करें, कमेंट नहीं, वो भी नहीं, रहने देता कुछ हूँ। कुछ नहीं बोलना है। जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही बोलना है कि मुझे एक हाथ है, एक और हाथ के लिए मुझे मदद चाहिए। मैं काम कर सकूंगा तो अपने घर वालों की मदद कर सकूंगा। मेरा एक कृत्रिम अंग लग जाएगा आपकी मदद से, तो मैं अपने पैरों पे नहीं हाथों पे खड़ा हो सकूंगा। मैं घर की जिम्मेदारियां फिर से उठा पाऊंगा। मेरी मदद कीजिए, आपकी छोटी से छोटी मदद, आपका छोटा से छोटा है, मुझे दोबारा उसी ज़िंदगी में ला सकता है। मुझे दोबारा उम्मीद दे सकता है, जीने की राह दे सकता है। यही बोली, और कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ नहीं। वहां से बोलिएगा स्टार्ट से कि मेरा नाम निखिल भारद्वाज है, और बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिए कि मैं हाथ पैर नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हाँ, ये लास्ट वाले क्लिप है ना उसकी। हाँ, लास्ट वाले मुझे इसमें सारा बोल दीजिए। डिटेल बताना है। थोड़ा सा थोड़ा सा बीच में बैकग्राउंड में जाइए, थोड़ा सा बीच में आइए और एंड कर दीजिए। ऑन कर रहा हूँ, बोलिए। मेरा नाम निखिल भारद्वाज है। मेरे घर में 4 मेंबर हैं। मैं हूँ, मदर है, सिस्टर है, फादर है। पहले मैं घर की सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठा पाता था। अब मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर हूँ। मुझे कहीं भी जाना हो वही ले जा सकते हैं, वही कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें थी, जिम्मेदारियाँ थी, पर करता था पूरी, और अब भी करने की राह पे हूँ, चलना चाहता हूँ। एक उम्मीद ये रखी है मैंने मन में, इंसान के अगर दोनों पैर और एक हाथ चला जाए तो बहुत सी चीज़ें टूट जाती है। सपने थे वो पीछे रह जाते हैं। बस अब अपने पैरों पे नहीं तो कम से कम अपने हाथ पे खड़ा हो सकूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ दोबारा उठा सकूँ, अपने परिवार को समझूँ, अपने पापा का सहारा बन सकूँ। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरा आपकी मदद मेरा हाथ लगवा सकती है, मेरे को दोबारा नई उम्मीद दे सकती है, एक नई राह दिखा सकती है। और मुझे हो सकता है हाथ के बदौलत मुझे कोई काम भी मिल जाए अच्छा, जिससे मैं अपने घर का खर्चा उठा सकूँ, किसी पे निर्भर ना रहूँ। बस मेरा हाथ लगवाने में आप लोग मेरी मदद कीजिए। बस ठीक, डन। माइक दीजिए, माइक डिस्चार्ज है मेरा बहुत ज़्यादा। पावर वाला चार्जर मंगा देता हूँ सर। ना ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उससे बहुत जल्दी होता है। होता है, मैं इसको चार्ज कर देता हूँ। एक सर ये होता है ना, जैसे कहीं बाहर जाके करो स्टूडियो में तो नज़रों में नहीं रहता है, हाँ बोलो शर्म से आती। सर मैं कल चार्ज किया था, पता नहीं क्या सिस्टम है यार इसका, समझ। सर को पानी अच्छा, सामान बहुत ज़्यादा है, मुझे क्या देना है तो ये तो देखो। ओके,
कितना दूर है यहाँ से स्टेशन स्टेशन तो होगा सर 20-25 मिनट का रास्ता। यानी करीब 10 किलोमीटर। हाँ 7-8 ये वाला स्टेशन एक्सीडेंट की लोकेशन। वहाँ भी जाएंगे तो हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं 2-3 लड़के ले चलूँगा आपका तो। नहीं नहीं, ले जाना नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं सर, कैसे हो गया आपके साथ में तो? एक वीडियो जरूर बनाइएगा। वीडियो बनाने के लिए कंटेंट और वो होता है ना, टॉपिक लिखते होंगे कि ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं तो सर रैंडमली बनाता हूँ, जैसे दिमाग में जो आ नहीं। जाता है। क्या दे रहे हैं मुझे? हाँ, मेरा फेवरेट। अरे ये दुनिया का अमृत है। मुझे सबसे ज्यादा नींबू पानी पसंद है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ मत डालिए, बहुत है। एक टॉपिक और लिखिएगा। उस लोकेशन के ऊपर बस पे। नहीं, अपने ऊपर लिखिएगा कि जब कोई चाकू लगाए, कुछ मांगे तो दे तो दीजिए। दे दे, जो चाहे दे। कहाँ चलना है? एटीएम चलना है, बैंक में चलना है, वहाँ चलना मैं चल लेके भी जा रहा था, वो तो चलेगी साथ में। है। लेकिन धक्का नहीं मारना था। मौत सामने खड़ी होती तो 3-4 मौत सेकंड नहीं के था, वो वैसे भी नहीं मारते। 3-4 सेकंड के लिए जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, माइंड काम नहीं आदमी करता। नहीं काम करता है। सही बात है कि बोलते हैं कि अरे भाग के निकले ना रे, क्या ही कर लेगा। लेकिन आपको यही नहीं पता था ना कि उसके पास रॉड है। मैं तो सबसे अपनी बड़ा बाइक गेम छोड़ यही के था। भाग के, तो बाइक की भी टेंशन नहीं ली। हाँ और हम बाइक छोड़ के भागूं, बाइक ही ले जाएंगे, हाँ। मैं बच जाऊंगा, वो मेरे पीछे आ गए। जब आप भागे, जैसे आपके पीछे भाग भाग के मारा आपको। जैसे इतनी दूरी है, जैसे मैंने धक्का दिया ना, तुरंत ही पीछे आ गए। उनको लगा कि इसके बाद कैसा है। पॉकेट वगैरह में, बैग बिठा कर रखा था मैंने। बैग से तो सब कुछ खाली पड़ा था, मेरे कपड़े तक उतार लिए थे सर, नंगा पड़ा हुआ था मैं। अंडरवेयर अंडरवेयर भी सब, पिप्पे तो कट गई थी, पैंट ये तो वैसे उतार दी थी पुलिस वालों ने, ये शर्ट वगैरह सब ले ली। कहाँ गड़बड़ हो गई? बोल देना। नहीं, मुझे कुछ मत दो। नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। ये ट्रैक कर दे। विलेजर बोर्ड का तो आईडी कार्ड वगैरह तो कुछ नहीं होता। ये टेंडर बेस की नौकरी होती है ना, उसमें कार्ड नहीं बनाते ना। और साल 6 महीने तक टेंडर होता है, फिर दूसरा ठेकेदार आता है, वो टेंडर ले लेता है।